कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा कि संजय भाई का स्वागत करने के लिए चेतन त्यागी जी आए और वो संजय भाई का स्वागत करें। वैसे हमारे यहाँ परंपरा नहीं है ये माला और बुके से सम्मान कराने की, लेकिन फिर भी जब ये कार्यक्रम जिस तरीके से चला आ रहा था मैं उसी का निर्वाह करूंगा। इसको मत कराइए। नहीं संजय भाई आ जाने तो, जब आ गया कोई बात नहीं। क्या माला दूसरी पार्टियों वाला, अरे संजय भाई डलवा लो, ये मत करो, कोई बात नहीं संजय। मैं चाहूंगा कि अगर संजय भाई का स्वागत करना है तो एक बार बहुत जोरदार नारे के साथ हम उनका स्वागत करें। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे। चूंकि ये कार्यक्रम महिलाओं का है तो मैं चाहता हूं कि जो मेरे साथ मेरी को होस्ट सुजाता जी हैं वो इस कार्यक्रम का संचालन करें और मैं उनके साथ एक असिस्टेंट की भूमिका में यहाँ रहना चाहूंगा। जब हमारे बहुत सारे साथी केंद्र में या शीर्ष नेतृत्व के इर्द गिर्द जो जिम्मेदारियां थी उनको लेने के लिए बड़े हम ललियायित में थे और जो अपने आप को गौरवान्वित समझते थे उनके इर्द गिर्द काम करने के लिए, उस वक्त इनको स्वाति मालीवाल ने वुमन कमीशन में अपने साथ काम करने के लिए कहा, लेकिन इन्होंने कहा कि मैं गाजियाबाद के साथियों के साथ गाजियाबाद जिले में मैं काम करना चाहती हूं और इन्होंने बड़ी विनम्रता पूर्वक उनका वो अनुरोध ठुकरा दिया। इसके लिए हम गाजियाबाद के सभी साथी इनके हमेशा से बहुत एक तरीके से आभारी हैं और मैं चाहता हूं कि ये मंच संचालन महिलाओं का कार्यक्रम है ये करें और जहां कहीं अगर मेरी असिस्टेंट के रूप में जहां जरूरत पड़े मैं इनके लिए उपस्थित हूं। सुजाता जी। हम सभी लोग संजय सिंह जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि उन्होंने अपना महत्वपूर्ण समय दिया हमारे साथ। हम लोग बहुत दिनों से इस इंतजार में भी थे कि कोई ऐसा आयोजन हो और हम सब लोग एक साथ बैठे हैं, तो आज वो दिन आ गया और हम सब लोग इसके लिए बहुत बहुत आभार हैं। और अभी चेतन त्यागी जी अपने दो शब्द कहेंगे तो मैं चेतन त्यागी जी को आमंत्रित करती हूँ मंच पे। नमस्कार साथियों, मंचासीन मेरे आदरणीय बड़े भाई संजय सिंह जी और दिल्ली से जितने भी हमारे विधायकगण, हम मेरी बहनें आई हैं, उन सभी का स्वागत। साथ साथ पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो मेरी माताएं बहनें दूर दराज के इलाकों से अपना समय निकालकर यहाँ उपस्थित हुए हैं गाजियाबाद के इस क्रांतिकारी धरती पर, उन सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, अक्सर मेरे साथी बात करते हैं, मैं भी कहता हूं कि हम लोग दिल्ली में गए, हमने बहुत मेहनत की हमने, लेकिन मैंने आज तक अपनी किसी महिला साथी से, अपनी माता के बहन के मुंह से ये बात नहीं सुनी, जबकि हकीकत यह है, सच्चाई यह है कि उन्होंने हमसे ज्यादा मेहनत की है। अपने पारिवारिक दायित्वों को निभाने के साथ साथ अपने सामाजिक दायित्वों को उन्होंने निभाया है। जब हम सब सुबह घर से निकलते थे, भाई संजय जी घर से निकलते होंगे, खा पी कर हम निकलते होंगे, शाम तक मिले ना मिले, लेकिन जब ये मेरी माताएं बहनें निकलती होंगी, घर में सबको खिलाकर पिलाकर बच्चों को स्कूल भेजकर उसके पश्चात ये निकलती होंगी और शाम को जब ये घर वापस जाती होंगी तो फिर इन्हें सबके लिए खाना बनाना, खिलाना और उसके बाद खाना। मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि इन्होंने अपनी सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया। माता बहनों को, साथियों, भारत का इतिहास गवाह है कि जब जहां महिलाओं को त्याग और बलिदान की आवश्यकता पड़ी है, उन्होंने त्याग और बलिदान किया है इस देश के लिए, इस समाज के लिए। ऑटो रिक्शा चलाने से लेकर फाइटर जेट उड़ाने तक, देश की सरहद की सुरक्षा से लेकर देश के अंदर छिपे इन भ्रष्टाचारियों से लड़ने तक इन्होंने अपनी हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है। झांसी की रानी, दुर्गा भाभी, अहिल्याबाई होलकर, बेगम हजरत महल, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये एक सोच है, ये प्रमाण है महिलाओं की शक्ति के, ये प्रमाण है महिलाओं की ताकत के, ये प्रमाण है महिलाओं के हौसले और देशभक्ति के। पन्ना धाय ये सिर्फ नाम नहीं है, ये सोच है, ये प्रमाण है महिलाओं के त्याग और बलिदान के। साथियों,
इस समाज को आपकी आवश्यकता है, महिलाओं की, माताओं की, बहनों की आवश्यकता है, इस आम आदमी परिवार को आपकी आवश्यकता है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, निवेदन करता हूं कि जब जब आपको जितना समय मिले आप आम आदमी पार्टी, आम आदमी परिवार की इस विचारधारा को लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि जब तक महिलाएं आगे नहीं आएंगी इस देश का उद्धार होने वाला नहीं है। एक अजीब सी राजनीति, एक अजीब सी कल्चर चल पड़ी है। आज से पहले हिंदू और मुस्लिम की बात कराकर कुछ पार्टियां चुनाव लड़ती थी और उसमें जीतने का कोशिश करती थी, लेकिन अब एक नई राजनीति आ गई है। लोगों के दिलों से खेला जा रहा है, लोगों की भावनाओं से खेला जा रहा है। देशभक्ति और देशद्रोही के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा है। साथियों, इस सोच से हमें लड़ना है। ये वो दुश्मन है जो हमारे घर के अंदर छुपे हैं और इस देश को खोखला कर रहे हैं। इस दुश्मनों की पहचान करनी है, इन दुश्मनों से हमें लड़ना है। ये गाजियाबाद की वही धरती है जिसमें आज से लगभग 4 साल पहले एक क्रांति, एक साधारण सा दिखने वाला एक व्यक्ति खड़ा हुआ भ्रष्टाचार के खिलाफ, और ये भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जंग बन गई, आजादी की दूसरी लड़ाई बन गई। और भाई अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, भाई संजय सिंह, कुमार विश्वास जी, और न जाने इनके साथ ऐसे कितने क्रांतिकारी साथी हैं जिन्होंने बिल्कुल वही भूमिका अदा की जो आजादी की पहली लड़ाई में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और राजगुरु ने की। हम सबको गर्व है, मुझे गर्व है कि मैं इस क्रांति का एक हिस्सा हूं, मुझे गर्व है कि मैं इस परिवार का हिस्सा हूं। एक बात अभी और उठी थी साथियों यहां, क्योंकि ये हमारा एक परिवार है, आम आदमी परिवार है, विश्व का सबसे बड़ा संयुक्त परिवार है, और इस परिवार के मुखिया है श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी। परिवार के महत्वपूर्ण निर्णयों को लेने का अधिकार परिवार के मुखिया को होता है। हम सब ने भी वो निर्णय लेने का अधिकार अरविंद केजरीवाल जी, भाई संजय सिंह जी, मनीष जी, कुमार विश्वास जी, इनको दिया है। यदि ये सब मिलकर निर्णय लेते हैं कि 2017 में इलेक्शन लड़ा जाएगा उत्तर प्रदेश में, भाई संजय जी, मैं सिर्फ इसलिए ये बात रख रहा हूं क्योंकि अक्सर चर्चा होती है बैठ करके साथियों के बीच में, हमें आपके निर्णय का इंतजार रहेगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ से, भाई सोमेंद्र ढाका जी की तरफ से मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि यदि आप चुनाव लड़ने का निर्णय लेते हैं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश आपका सर झुकने नहीं देगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश आपको शर्मिंदा नहीं होने देगा। ये मैं आपसे वादा करता हूं, इन सब साथियों की तरफ से, अपनी माताओं की तरफ से, अपनी बहनों की तरफ से। मुझे याद है जितनी बहनें यहां बैठी हैं, मैंने देखा है इनको लाठी खाते हुए, दूसरे को बचाने के चक्कर में खुद को लाठी खाते हुए मैंने इन्हें देखा है। और मुझे गर्व है कि जब इस सोच और इस ताकत की महिलाएं, माताएं, बहनें हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी के साथ हैं, तो भ्रष्टाचार की इस लड़ाई में हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। जय हिंद, जय मां भारती। आप लोगों के बीच श्री ताहिर हुसैन जी को बुलाना चाहते हैं, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रकोष्ठ के माइनॉरिटी प्रकोष्ठ से हैं। वो अपनी 2 बातें रखेंगे आप लोगों के सामने। कृपया तालियों से उनकी स्वागत करें। धन्यवाद। इंकलाब, इंकलाब, भ्रष्टाचार का एक ही काल, भ्रष्टाचार का एक ही काल। यहाँ उपस्थित हमारी पार्टी के सीनियर नेता, हमारे बड़े भाई श्री संजय सिंह जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जोन संयोजक सोमेंद्र ढाका जी, वे हमारे साथ हमारे उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी शकील मलिक जी, और आज जो तमाम ये महफिल महिला शक्ति, महिला दिवस के मौके पर एक पूरा सम्मेलन, कार्यकर्ता सम्मेलन, गाजियाबाद के तमाम हमारे जुझारू साथी डॉक्टर सचिन साहब और माइनॉरिटी से शकील मलिक जी, जो लगातार कई दिन से इस प्रोग्राम में काम कर रहे हैं, और सबसे अहम बात डॉक्टर छवि यादव जी, यहाँ तमाम हमारे जोन के साथी भी हैं जो हर डिस्ट्रिक्ट में जगह जगह जाते रहते हैं। और आज के खास मेहमान हमारी एमएलए
बहन सरिता जी, ऋचा पांडे जी व तमाम डिस्ट्रिक्टों से आए हुए जिला संयोजक, माताएं और बहनें, आप सबको मेरी तरफ से प्यार भरा आदाब। दोस्तों, देश में करवटें बदली जा रही हैं, माहौल खराब किया जा रहा है। आज बहुत सारी जगह यह पूछा जाता है कि देशभक्त का सर्टिफिकेट, यूं कहेंगे देशभक्त कौन है। आम आदमी पार्टी में तमाम विभिन्न तरीके के लोग, सभी समाज के लोग, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, तमाम साथियों को बराबर का दर्जा मिल रहा है। दोस्तों, ना घबराओ इंसाफ के चाहने वालों, अभी इंसाफ करने वाले बाकी हैं। अभी तो दिल्ली हुई रोशन, पूरा हिंदुस्तान बाकी है। एक मात आज हिंदुस्तान के अंदर आम आदमी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो सबको सबका हक दिला सकती है। हम देख रहे हैं दिल्ली में किस तरह से मोहल्ला सभा लगाकर लोगों को उनका हक दिलाया जा रहा है। किसी विधानसभा का सिस्टम आम आदमी पार्टी बोलकर मुखिया ने बनाया है कि हमारे यहाँ दिल्ली में हम देखो जाके किस तरह से सबको बराबर का इंसाफ मिल रहा है। सरकार से झाड़ू का दबाना होगा, आम आदमी पार्टी की सरकार को बनाना होगा। फूल क्या, फूल तो धोखा है, फूल क्या, फूल तो धोखा है। लगा दे झाड़ू, वो बहुत हाथ दिखाता है, थमा दे झाड़ू। साइकिल पर, हाथी पर बिठा दे झाड़ू, भ्रष्टाचारी है खबा, उनको थमा दे झाड़ू। अब बटन प्यार से झाड़ू का दबाना होगा, आम आदमी पार्टी की सरकार को बनाना होगा। दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। आप सबसे विदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज। करता है, उनको मंच पे आमंत्रित करती हूँ, वो मंच पे बैठे आए, प्लीज इनका स्वागत करें। अब हम आप लोगों के बीच में हमारे पार्टी को आ जाएगा दफ्तर, इसमें खड़े मैं इसको सब साथ ये प्रभारी वहाँ जाएगा जा रहे थे ना। हमारी पूरी विधानसभा दिल से चाहते भी हैं और जानते भी हैं, जो अपने दो छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर हर समय पार्टी के कार्य के लिए तत्पर रहती है और वो अभी मंच में विराजमान है। मैं चाहूंगी वो आए और वो सब कहें। वो है मीनाक्षी श्रीवास्तव जी, जोरदार तालियों से मीनाक्षी श्रीवास्तव ने स्वागत करें। मैं गाजियाबाद की धरती में उत्तर प्रदेश हमारी जोन की प्रभारी डॉक्टर छवि यादव जी जो हैं, उनकी मेहनत ये सारा आपको दिख रहा होगा। और साथ में हमारे गाजियाबाद की जो बहुत ही सीनियर और हमारी कार्यकारिणी की जो मेंबर हैं, सुजाता दीदी, बहुत ही मेहनत करती हैं हमारी पार्टी के लिए और बहुत डिवोशन है उनका हमारे लिए और अपनी छोटी बहनों को बहुत प्यार भी करती हैं वो। उनका भी मैं बहुत स्वागत करती हूँ, उनको उनकी मेहनत को मैं धन्यवाद करती हूँ। और महिलाएं सामाजिक तौर पे और राजनीतिक तौर पे, दोनों तौर पे आपसी सामंजस्य बना के चल रही हैं। इसलिए सभी भाइयों से ये निवेदन है कि आपको अपनी महिला शक्ति के लिए एक भरपूर ताली तो बजानी ही चाहिए। जवान भगवान है,
पहले एक शेर से शुरुआत करूंगा। ये मान के चलिएगा, ये शेर अरविंद जी की तरफ से है। मैं चाहता हूँ निज़ामे कोहन बदल डालूं, मैं चाहता हूँ निज़ामे कोहन बदल डालूं, पर ये बात फकत मेरे बस की बात नहीं। चलो उठो एक देश की महिलाओं, ये हम सब की बात है, ये हम सब की बात है, सिर्फ पुरुषों के बस की बात नहीं। आपको कंधे से कंधा मिला के साथ में आना होगा, साथ चलना होगा। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश की जनसंख्या, आधी जनसंख्या महिलाओं को कमजोर समझा जाता रहा है, कमजोर समझा जाता रहा है। घरेलू हिंसा ऐसे भेदभाव राष्ट्र के संस्कृति, सामाजिक और आर्थिक शैक्षिक अंतर की ओर धकेलते हैं। ये बहुत जरूरी है कि महिलाएं मानसिक और सामाजिक रूप से मजबूत हों। हमारी सरकार महिलाओं की सशक्तिकरण की बात करती है। महिलाएं सशक्तिकरण किसी कानून के तहत नहीं हो सकता। हाँ, महिलाओं पर अत्याचार कम हो सकते हैं, पर महिलाएं का सशक्तिकरण करने के लिए भारत की बुनियाद में जाना होगा। और भारत की बुनियाद भारत के गांव हैं। आज भी हमारी देश की जनसंख्या की बहुसंख्या के गांव में ही ग्रामीण महिलाओं को सदियों से घर खेतों में पुरुषों के बराबर की काम करती आई हैं, लेकिन वहां उन्हें छोटी सोच के कारण दूसरे दर्जे का नागरिक माना जाता है। अब ग्रामीण समाज की सोच बदलने का वक्त आ गया है। पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। अब इन्हीं सभी आंदोलन के समय महिलाओं को आगे वाली पंक्ति में आके खड़ा होना होगा। उनके हक की लड़ाई उन्हें खुद लड़नी होगी। आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपने बल पर आगे बढ़ रही हैं। हर क्षेत्र में योग्यता की लोहा मनवाया है। कोई भी देश तरक्की की शिखर पर तब तक नहीं पहुंच सकता जब तक उस देश की महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर साथ न चलें। जाते जाते मैं एक शेर और कहना चाहूंगा मोदी सरकार की तरफ से। ये मेरे दिल में कई बार आता है, बार बार जब भी मोदी सरकार हमारे खिलाफ कोई षड्यंत्र रचती है तो मेरा मन करता है कि मैं उसके लिए कुछ बोलूं। आज मौका मिला है, आज सबके सामने बोलना चाहूंगा। तुमसे उम्मीदें वफा होगी जिन्हें होगी, तुमसे उम्मीदें वफा होगी जिन्हें होगी, हमें तो देखना है तू जालिम कहां तक है। जय हिंद, जय भारत साथियों। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। मेरी सभी बहनें, हमारे सभी भाई, मंच पे उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगण, महिला सम्मेलन की जब बात आती है तो मन में एक प्रश्न उठता है कि महिला सम्मेलन अलग से क्यों किया जाए। क्या ज़रूरत है महिला दिवस की या महिला सम्मेलन की। महिलाएं हैं जो कि अपने पुरुषों को, हमारे भाइयों को, हम अपने घरों में भी अपने परिवार के सदस्यों को उस नींव की तरह मजबूती देते हैं कि वो उसके ऊपर अपने सपनों की, अपने करियर की, अपने सपनों की उड़ान भर सकें। महिला सम्मेलन की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि अब समय आ गया है कि महिलाएं नींव तो बनी ही रहें, परंतु वो भी अपने सपनों की उड़ान भरें। और वो सपनों की उड़ान किसके लिए भरें? वो अपने लिए सपनों की उड़ान नहीं भरें, वो उनके लिए भरें जो नींव बनकर जर्जरा रही हैं। आज महिला सम्मेलन में मैं ये कहना चाहूँगी कि जो महिलाएं यहाँ आई हुई हैं वो अपने घर का काम करके, परिवार की अनुमति से, या कुछ हम में से कुछ लोग विधायक हैं, कुछ लोग सम्मानित पदों पर हैं पार्टी में, और कुछ लोग पार्टी में बहुत जुझारू कार्यकर्ता की तरह हैं। परंतु ये जो फीसदी है, अगर देश में देखा जाए या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी हम देख लें, ये फीसदी 0.111% भी नहीं होगी। ये महिलाएं जो बाहर निकलकर आज हमारे सामने हम लोग दिख रहे हैं, वो एक बहुत छोटा हिस्सा है हमारे समाज का।
हैं, बहुत सारी प्रोफेशनल महिलाएं हैं, बहुत सारी विधायक हमारे साथ हैं। ये वो महिला कि वो उनको निकाले जो समाज में बोल नहीं पा रही हैं। मैं यहाँ पर उपस्थित अपने पुरुष साथियों से भी, भाइयों से भी ये कहना चाहूँगी कि आपके घर में भी अनेकों महिलाएं हैं, आपकी पत्नियां हैं, आपकी बेटियां हैं या बहनें हैं, उनको बाहर निकलने का मौका दीजिए, क्योंकि अगर वो निकलेंगी तो अगली पीढ़ी को आगे निकाल के ले जाएंगी। हमारा भारत देश सोने की चिड़िया बहुत ज़माने पहले हुआ करता था, आज नहीं है। आज ज़रूर बहुत बड़े बड़े प्रोग्रामों में हम ये कह देते हैं कि भारत जो है विश्व गुरु है, परंतु असलियत कुछ और है। असलियत दिल्ली में या मेट्रो सिटीज़ में नहीं है। असलियत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उन गांव में देखनी चाहिए कि महिला को सुबह से लेकर रात तक अपने उसकी आवाज़ नहीं होती है, वो घुट घुट के मरती रहती है। महिलाओं का ये कर्तव्य, परम कर्तव्य बनता है, पहले उन तक पहुँचे, उनको निकालें। टीचर शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने अपनी बात रखी। आज का माहौल देख के बड़ी खुशी हो रही है कि इस प्रांगण में खचाखच लोग भरे हुए हैं। वंदे वंदे, सभी साथियों हाथ खड़ा करके करें इनकलाब। मंच पे उपस्थित सभी अतिथिगण का मैं स्वागत करता हूं। हमारे बड़े भैया श्री संजय सिंह जी, शकील मलिक जी, सुमेंद्र ढाका जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की प्रवक्ता और महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्षा श्रीमती छवि यादव जी, सीमा जी, दिल्ली प्रदेश से आए हुए हमारी विधायक सरिता जी, और सरिता जी नोएडा से भी, इनका भी स्वागत है। और मंच पे बैठे हुए सीएम चौहान जी और बाकी सभी साथियों, वाईपी सिंह जी, सभी साथियों का मैं स्वागत करता हूं। पहली बार हो रहा है और गाजियाबाद में हो रहा है, इसके लिए जोर से ताली बजाइए। मैं छवि यादव जी का शुक्रिया करता हूं कि इन्होंने इनिशिएटिव लेते हुए इस कार्य को और इस सफल आयोजन को आज यहाँ पे होने दिया। साथियों, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। हमारे बीच में हमारे संजय भाई हैं, मुझे पता है आप लोग इनको सुनना चाहेंगे, तो मैं बस संक्षेप में यही कहना चाहूँगा, इस मौके पर जो महिला के साथ जो अन्याय हो रहा है पिछले कुछ समय से, जिस तरह से प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार एक के बाद एक लगातार महिलाओं के साथ अपमान से लेकर उनके साथ जो व्यवहार कर रही है, इसके लिए हम सबको एकजुट होना होगा और एक साथ लड़ाई करनी पड़ेगी। लखनऊ का घेराव करना पड़ेगा, संसद का घेराव करना पड़ेगा। साथियों, तैयार हो जाइए और अपने अंदर उस खून को, उस बारूद को एकजुट कर लीजिए। और जिस दिन संजय सिंह का हुंकार हो जाएगा, हम सब पूरे एकजुट होकर यहाँ पर हमला कर देंगे। हम यहाँ पर केंद्र सरकार को और राज्य सरकार के जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। साथियों, इसके अलावा मैं ये कहना चाहूंगा, महिलाओं को आप ये कभी मत सोचे जो पुरुष हमारा साथ देगा। महिलाओं को अगर आगे बढ़ना है तो महिलाओं के साथ महिलाओं को साथ देना पड़ेगा। अगर एक महिला अगर चाली, दूसरे महिला को आगे बढ़ना है तो कोई नहीं रोक सकता। तो आप इसमें कभी ना रहे जो आपको पुरुष आगे करेंगे। आप अपने अंदर उस शक्ति और उस ऊर्जा का खुद अपने अंदर लाएं और एक महिलाओं को, दूसरे महिलाओं को आप आगे लाने में, इस भागीदारी को आप आगे लाएं और उसकी सहायता करें। साथ में भाइयों बहनों, मैं ये कहना चाहूँगा कि महिलाओं का जो सुरक्षा संबंधित जितने भी दिल्ली प्रदेश में हमारे कार्य हो रहे हैं, उसको आप अपने जन जन तक पहुंचाएं, लोगों को बताएं किस तरह से दिल्ली में हमारे मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी महिलाओं के लिए और अन्य सामाजिक कार्यों को, और जिस तरह से दिल्ली को एक इंटरनेशनल शहर बनाने के लिए दिन रात लगे हुए हैं, उसको आपको हर वार्ड, हर गाँव तक पहुँचाना पड़ेगा। साथियों, मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद करता हूँ। आप सब रात दिन मेहनत करके आज इस प्रोग्राम को यहाँ पे सफल बनाया, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। और आप सब से यही अनुरोध है कि जैसा भी संजय भाई का आदेश होगा उसको पालन करें। उसको जो जैसा भी उत्तर प्रदेश के चुनाव के लेकर निर्णय होगा, जिस दिन भी होगा, उस दिन आप सब तैयार रहें, अपनी तैयारी में कोई कमी ना छोड़ें। धन्यवाद। जय हिंद। भैया नमस्ते। डाका जी, भूपेंद्र भैया अब पेन पेपर छोड़ दो। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। जोरदार नारे से शुरुआत करेंगे। सबके हाथ बिल्कुल ऊपर होने चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। अखिलेश यादव तक की आवाज जानी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। इनकलाब, इनकलाब, वंदे, वंदे, नारी शक्ति।
बने हैं, तब से जब भी हम लोगों से मिलते हैं तो लोग हमें विधायक जी नमस्ते, सरिता जी नमस्ते, मैडम जी नमस्ते, भूपेंद्र भैया बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत टाइम बाद किसी ने बोला है कि सरिता तुम आई, अपना सा महसूस हुआ, गाजियाबाद ने अपना सा महसूस कराया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस पूरे चर्चा को एक सकारात्मक मोड में ले जाना चाहूंगी। हम जब भी नारी महिला की बात करते हैं तो हम हमेशा एक नकारात्मक डिसीजन या फिर एक नकारात्मक दिशा में बात करते हैं। आज हम यहाँ पे जितनी महिलाएं हैं, संजय भैया मैं बताना चाहती हूँ, दिल्ली में भी हमने बहुत सम्मेलन किया आपके नेतृत्व में, और अगर आज ये पहला सम्मेलन है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हो रहा है, अगर इतनी ज्यादा मात्रा में यहाँ पे महिलाएं मौजूद हैं तो आप बिल्कुल मत डरिए भैया। उत्तर प्रदेश का 2017 का चुनाव लड़िए, महिलाएं आपको चुनाव जिता के दिखाएंगी यहाँ पे। ये अगर इतनी सारी महिलाएं यहाँ पे महिला सम्मेलन में उपस्थित है तो ऐसा क्यों है? दो चरणों में मैं बात करूंगी। एक, ये जितनी भी हम महिलाएं हैं, जब मैं अपनी भूमिका बताना चाहूंगी, जब दिल्ली में चुनाव होने थे तो मेरी जिंदगी में पुरुषों का क्या क्या योगदान रहा, हम महिलाओं को ये समझने की बहुत जरूरत है। इनसे दूर हो सकता है क्या? पति कभी पत्नी से दूर हो सकता है क्या? पिता कभी अपनी बेटी से दूर हो सकता है? तो हमें समाज को भी उसी नजरिए से देखना पड़ेगा। पुरुष और महिला समाज में एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है। ये मानसिकता है जो बहुत टाइम से समाज में डालने की कोशिश की जा रही है, महिला पुरुष। लेकिन महिला पुरुष एक ही परिवार में एक ही साथ रहते हैं, एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के समानार्थ है, एक दूसरे के बिल्कुल साथ में साथ रहने वाले लोग हैं। तो हम एक दूसरे के ऑपोजिट कैसे हो सकते हैं? बोलूंगी, मैं एक आंदोलनकारी थी, 4 साल पहले ही संगठन से जुड़ी, अन्ना आंदोलन से जुड़ी, अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ के जुड़ी, तो मेरे पास चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं था। संजय भैया ने बोला कि सरिता को चुनाव लड़ाओ, पैसा मैं लाऊंगा, कार्यकर्ता मैं दूंगा, सरिता को चुनाव लड़वाओ। तो अगर आज ये आवाज दिल्ली विधानसभा में गूंजती है तो आज ये एक पुरुष की देन है, संजय भैया की देन है। अगर आज मैं इस मंच पे खड़े होकर कुछ बोल रही हूँ तो आज मेरे पिता ने, मेरे भाई ने मुझे इस लेवल पे लाके खड़ा किया है कि मैं आज यहाँ पे खड़ी हूँ। और अगर आगे जाके मैं कुछ कर पाऊंगी तो वहां पे मेरे होने वाले पति बैठे हैं अभिनव, अगर उनकी परमिशन नहीं होगी तो शायद मैं वो नहीं कर पाऊंगी। तो हमें ये चीज समझने की जरूरत है, हम महिलाओं को ये चीज समझने की जरूरत है कि हम पुरुषों का जो सहयोग हमारे पास रहता है हम उसको अप्रिशिएट करें, कि हमें उनके साथ रह के आगे बढ़ना है। और विश्वास करो कि हम बहुत आगे बढ़ेंगे, और जब हम दोनों मिलकर आगे बढ़ेंगे तो हमारा देश बहुत आगे बढ़ेगा। ये चीज हम अपने अंदर लेके आए, पॉजिटिव दिशा की तरफ हम बदले। वो अकेले उस दर्द को बर्दाश्त करती है, तो दर्द सहने की शक्ति तो हमारे पास है, बहुत ज्यादा है, संयम है हमारे अंदर। तो हम उसको केंद्रित करें, हम उसको सेंट्रलाइज करें, उसको पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ लेके जाएं। और यहाँ जितनी भी महिलाएं हैं, अगर हम सब इकट्ठी हो जाएं, ये मुट्ठी बन जाए, तो आप विश्वास करिए कि उत्तर प्रदेश में भी क्रांति आके रहेगी, उस क्रांति को कोई नहीं रोक सकता। अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे मनीष और कुछ छात्र हैं जिन्होंने मेरे इलेक्शन में, मैं इन बच्चों को बिल्कुल नहीं जानती थी संजय भैया, मैं इसलिए यहाँ से मन से बोलना चाहती हूँ, मैं इन बच्चों को बिल्कुल नहीं जानती थी, पर इन्होंने जिस निष्ठा से मेरे इलेक्शन में काम किया है, मुझे बिल्कुल नहीं पता होता था कि ये बच्चे खा कहाँ रहे हैं, रह कहाँ रहे हैं, पर पूरी मेरी विधानसभा में ये हलचल मच गई थी केवल इन बच्चों के कारण जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से गए थे कि हम आपको वोट दे देंगे, दोबारा पर्चे मत देने आना, वोट अब झाड़ू को ही मिलेगा, दोबारा पर्चे मत देना। ये था डोर टू डोर का नतीजा जो पूरी देश ने, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने दिल्ली में जाके किया, और उसका नतीजा आज 67 सीट दिल्ली में आम आदमी पार्टी की है। आप जब क्षेत्रों में निकलते होंगे तो लोग आपसे सवाल पूछते होंगे, चुनाव लड़ना नहीं लड़ना। संजय भैया हमेशा मुझसे कहते हैं, सबसे कहते हैं कि हमेशा अपने नेतृत्व में भरोसा रखना। हमने अपने पार्टी के नेतृत्व में अरविंद केजरीवाल जी, संजय भैया, मनीष सिसोदिया, गोपाल राय, कुमार विश्वास को बिठा के रखा है। इनका जो भी निर्णय होगा वो हमारे सर आंखों पे होगा, पर हम अपने संगठन को इतना मजबूत बना दें कि ये निर्णय हमारे फेवर में ले, ये तय करना हमारे हाथ में है। हम अपने संगठन को इतना मजबूत बना दें। तो यहाँ पे बस एक चीज मुझे ये कहनी थी,
दूसरा, जब भी आपसे कोई दिल्ली के बारे में कहता है, मैं अपनी जीविका आपसे बताऊंगी। यहाँ पे आपने विधायकों को देखा होगा, जब वो आते हैं तो टुई 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 लाल बत्ती आती है ना। यहाँ पे आपके पास दिल्ली विधानसभा की उपाध्यक्ष आके गई। क्या आपको पता चला कि दिल्ली विधानसभा की उपाध्यक्ष आई थी? कोई टुई 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 वाली गाड़ी आई? नहीं आई ना। एक विधायक खड़ी है, क्या कोई गनर उसके साथ खड़ा है? नहीं खड़ा है ना। ये सच्चाई है आम आदमी पार्टी की। ये आप लोगों से बोलो। हमारे विधायक जनता के बीच में आज भी है। 1 साल पहले भी थे चुनाव में वोट मांगने के लिए, और आज भी जनता के बीच खड़े हैं। उनके पास कोई लंबी चौड़ी गाड़ियां नहीं है। आज भी 12,000 रुपए तनख्वाह लेके हम गुजारा कर रहे हैं। आप चैलेंज से उनके बोलिए कि हम ईमानदारी में, अगर कोई आपसे सवाल पूछे तो आप बिल्कुल चैलेंज होकर उनसे बोलिए कि हम अपने विधायकों की गारंटी लेते हैं, और अगर एक भी विधायक गलत काम करता है तो हमारा शीर्ष नेतृत्व उसको हटाने में 1 मिनट का भी समय नहीं लगाता। उसका एग्जाम्पल आप सबको पता है कि हमारे कैबिनेट के एक मंत्री के ऊपर 6 लाख के घूस का एक बेसिकली स्टिंग आया था, और हमारे शीर्ष नेतृत्व में 1 घंटे के अंदर फैसला लिया था, खुद अपने मंत्री को कैबिनेट से हटाया। क्या किसी सरकार ने आज तक ये किया? कभी नहीं किया। ये ताकत है हमारी पार्टी की, ये ताकत है हमारे शीर्ष नेतृत्व की, ये ताकत है हमारे सरकार की, जो हमें लोगों तक लेके जाना है। हमें लोगों को बताना है कि हमारी पार्टी दिल्ली में ये कर रही है, तो आप ये सोचो दिल्ली उत्तर प्रदेश में लेके आओगे तो यहाँ पे हम क्या क्या कर पाएंगे। ये विश्वास हमें लोगों में क्रिएट करना है, और हम जितने हैं उतने बहुत हैं। हम इसमें बिल्कुल ये ना सोचे कि हम कम है, हम ज़्यादा हैं। अगर इतनी महिलाएं, सबसे बड़ी चीज़ क्या है यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे भी 300, 400, 500 जितनी ही महिलाएं हैं, हम सब अपने अपने क्षेत्र में जब वापस जाएं, अपने अपने मोहल्ले में जब वापस जाएं, तो वहाँ पे छोटा छोटा समूह बनाएं। वो समूह जो लोगों के हेल्प करने के लिए हमेशा खड़ा हो, कोई ना कोई चर्चा के लिए हमेशा खड़ा हो। तो आप क्या बनेंगे? एक सेंटर, एक केंद्र बन जाएंगे। सबको पता होगा गली नंबर 5 में ममता दीदी रहती हैं, उनके पास चले जाओ, समस्या का निवारण अवश्य हो जाएगा। ये आइडेंटिटी आपको खुद बनानी है, और अब विश्वास करो ये कारवां आगे ही बढ़ता चला जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोगों ने यहाँ पे बुलाया। दिल्ली में एक नारा आजकल बहुत पॉपुलर है कि आजादी, तो हमें भारत से आजादी नहीं चाहिए, हमें भारत में आजादी चाहिए। तो अभी हम आजादी लगाएंगे। मैं एक लाइन बोलूंगी, उसके पीछे आप आजादी बोलेंगे। महिलाएं क्या चाहती? महिलाएं क्या चाहती? सड़कों में चलने की, बसों पे चलने की, ट्रेनों में चलने की, पढ़ने लिखने की, सशक्तिकरण की। महिलाएं क्या चाहती? लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लड़के लेंगे, लड़के लेंगे। जय हिंद, जय भारत। सभी महिलाओं को आगे ला सकती हैं, और देश के कोने कोने में आम आदमी की सभी सदस्यों को निकाल सकती हैं। जो महिलाओं में हिम्मत और जज्बा होता है, उस जज्बे को वो चाहे तो लाखों में बांट सकती हैं, और सब मिलकर पार्टी को आगे लाने का कार्य कर सकती हैं। हम देख रहे हैं देश के अंदर बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार फैल रखा है। उस भ्रष्टाचार को फैलने के लिए, फैलाने से रोकने के लिए हमें आम आदमी पार्टी को आगे लाना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि सभी पुरुष मिलकर अपने घर में से अगर एक औरत को भी घर से निकालेंगे तो सभी देश के मर्द अपने घरों से कई औरतों को निकाल सकते हैं, जो आगे बढ़कर महिलाओं की पार्टी को तैयार कर सकती है। मैं ज़्यादा बोलना तो नहीं जानती हूँ, बट कोशिश कर रही हूँ बोलने की। तो आप लोग मुझे माफ़ी कर देंगे अगर मैंने गलत कुछ बोला होगा। तो धन्यवाद, थैंक यू, आप लोगों ने मुझे यहाँ पर आने का मौका दिया। निशा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच नोएडा महिला प्रकोष्ठ की संयोजिका वो आ रही हैं अपने बीच तो सब रखने, संध्या तिवारी जी। संध्या तिवारी जी के लिए जोरदार तालियां लग रही है, और बहुत ही मैं इनको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ अपना नेतृत्व देने का।
और आप सभी इस बात से सहमत होंगे कि जब हम सब कभी आँख खोलते हैं तो पहला शब्द माँ ही निकलता है, नारी से ही संबंधित होता है। और जो आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं तो हमें यहाँ पे कोई कमज़ोर ना समझे। जैसे कि छवि जी हमेशा कहती हैं, कोमल है कमज़ोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। तो आज ये हमारी सारी शक्ति जो एक आपको नाजुक दिखती है, रंग बिरंगे कपड़ों में भी दिख रही होगी, उसमें इतना जज्बा है, इतना जज्बात है कि वो एक हिंदुस्तान की एक एक जड़ को हिला सकती है। ये और आम आदमी की पार्टी बनकर अपने यहाँ यूपी में एक अलग रुतबा दिखा सकती है, जो कि आज तक किसी हमने पार्टियों के बीच में नहीं देखा कि महिला का इतना बड़ा सम्मेलन पहली बार और इतनी संख्या में यहाँ पे एकत्रित हुआ है। और हम लोग के लिए अच्छी कोई क्या कहना चाहिए, सीधे शब्दों में कहूँ तो चुनाव का ऐलान ही कर दीजिए। हम महिलाओं की बात करते हैं और शक्तिकरण की बात करते हैं, पर हम ये नहीं करते कि हमारी जो गांव-गांव में नीचे स्तर पे हैं उनको शिक्षित करें। तो हमारे को लगता है सशक्तिकरण का पहला लेसन है एजुकेशन। हम जब निकलते हैं महिलाओं को जोड़ने तो कोशिश करें साथ साथ उनको शिक्षित करें। ये ऐसे संभव है कि जैसे आपको मालूम है मोदी जी की एक नीति निकली थी जिसमें आपको 15 लाख या जो भी वापस आएंगे, तो जब महिला बैंक जाती है तो वो कहती है ये क्या करना है इसका, वो कहता है अंगूठा लगा दो। क्या ये अच्छी बात है? क्या हम खुद नहीं सोचें कि हम अपना नाम लिखना सीख लें? तो हम लोग जब गांव में निकलते हैं, खासतौर से मेरे साथ जो टीम निकलती है वो गांव में पहले महिलाओं से कहती है प्लीज़ अपना नाम बताओ और एक बार नाम लिखना तो सीख लो, ताकि कोई आपको अनपढ़ कह के अंगूठा न लगवा दे। और यहाँ तक कि महिलाओं को निर्णय लेने की जब क्षमता की बात करते हैं, हम कहते हैं उस चीज़ का निर्णय ले लो, महिलाएं नहीं ले पाती, पर महिलाएं तो अपने लिए ही अपनी चीज़ों का निर्णय लेने के लिए भी स्वतंत्र नहीं हैं। तो हमें चाहिए कि महिलाओं को जागरूक करें, अपने विवेक का इस्तेमाल करें, कुछ भी चीज़ वो करना चाहती हैं अपने विवेक से करें। वोट देने चाहती हैं, मुझे छवि जी का एक वाक्य भी याद है, उन्होंने अपनी माता जी के संबंध में बताया था। तो हम ये चाहेंगे हम अपने विवेक से निर्णय लें, जो भी काम करें, हमें पढ़ना है वो भी हम अपने विवेक से करें और अच्छी चीज़ों को सीखें भी। और इसी चर्चा के साथ मैं ये जानकारी देना चाहूँगी कि मैं जिला गौतम बुद्ध नगर से हमारी करीब 700 करीब महिलाएं ऑन पेपर्स हैं जो कि हमारा वोट बैंक है, पर असलियत में जो अभी आ पाई हैं वो करीब 100 के आसपास महिलाएं यहाँ उपस्थित हैं। बाकी कुछ कारण हैं, कुछ मजबूरियाँ हैं, हो सकती हैं, और कुछ वो ज़्यादा प्रेरित नहीं हो पाई होंगी हमसे यहाँ लाने के लिए, पर फिर भी हमारे यहाँ वोट बैंक काफ़ी है। और अभी हमारी जो महिलाओं का समूह यहाँ बैठा है, नोएडा का और जेवर का, दादरी का, वो मिलके दिखा रहा है कि हम महिलाएं गौतम बुद्ध नगर में काफ़ी मजबूत हैं। और हमारी सभी विधानसभाओं से मिला के 700 करीब महिलाएं हैं, जिसमें 500 करीब हमारे नोएडा की हैं। इसी के साथ अपनी नोएडा गौतम बुद्ध नगर से आई हुई सभी महिलाओं का और यहाँ बैठे सभी आयोजकों का और अपने ज़िले के संयोजक का, अपने तीनों विधानसभाओं के प्रभारियों का भी अभिनंदन करती हूँ कि इन्होंने आज मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया कि मैं आप लोग के लिए 2 शब्द कह पा रही हूँ। तो मैं इस पर पहली बार बोल रही हूँ, मुझे भी थोड़ी हिचकिचाहट से हो रही है। बोलिए अच्छा बोल रही है, शाबाश। देखिए, हमें आम आदमी पार्टी को पूरे उत्तर प्रदेश में अच्छे से जिताना है। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद शिवा जी आपका। आपने यहाँ पे आके बहुत अच्छा प्रयास किया। ये आम आदमी पार्टी की खूबसूरती है और कोई भी महिला वक्ता अपने आप को यहाँ आके बोलने में कोई संकोच ना करे, क्योंकि ये हमारे अपने घर का कार्यक्रम है। हम सब घर के लोग हैं, जो भी यहाँ पे बोलना चाहे बिल्कुल आए और खुल के बोले, बिल्कुल किसी प्रकार का कोई संकोच करने की जरूरत नहीं है। करूँ और जो विकासशील देश है उनके आंकड़े अगर आप देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। जो विकासशील देश है या जो विकसित देश है, अमेरिका या इंग्लैंड, उसके अंदर जो बलात्कार का प्रतिशत है, वो बलात्कार का प्रतिशत कहीं हमारे हिंदुस्तान के प्रतिशत से कहीं बहुत आगे है।
इंग्लैंड जिसका सब अनुकरण करते हैं वो भी हमसे आगे है। मैं अपनी हिंदुस्तान की इस प्रतिशत का कोई यहाँ पे बचाव नहीं कर रहा हूँ, मैं खाली आपको ये बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर महिलाओं की स्थिति उन विकसित देशों से काफ़ी सुगढ़ और काफ़ी अनुभवी जो आंकड़ों जो बनाए गए हैं उनके आधार पे मैं आपको ये सारी चीज़ बता रहा हूँ। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँ कि जब 1951 में जब हमारा देश उसके बाद जब आज़ाद हुआ था, जो पहली जनगणना हुई थी, हमारे यहाँ पे जो महिलाओं का जो साक्षरता दर थी वो 8.86% थी। और जब 1991 के और उस वक्त पुरुषों की जो साक्षरता दर थी वो 27% थी। लेकिन जब 2011 के अंदर जब ये सेंसस हुआ तो ये महिलाओं का प्रतिशत 65.27 से 82 हो गया और पुरुषों का महिलाओं का 8 से 65 हो गया। अगर ये देखें तो महिलाओं ने इस दौरान पुरुषों से कहीं ज्यादा तरक्की की और उन लोगों ने साक्षरता दर को, अपनी शिक्षा को बहुत विशेष रूप से बढ़ाया। महिलाओं की इसके लिए एक जोरदार तालियां। और इसी क्रम में हापुड़ से हमारी संयोजिका आई हुई है महिलाओं प्रकोष्ठ को जो देख रही हैं, कौशल जहां जी, जो पेशे से एक एडवोकेट हैं, वो मैं चाहूंगा कि वो आएं और महिलाओं की समस्याओं पे यहाँ बात करें और आम आदमी पार्टी में किस तरीके से महिला सशक्तिकरण हो सके उस पर भी अगर प्रकाश डालें तो मैं समझता हूँ कि इस कार्यक्रम की सार्थक इतनी दयनीय स्थिति से गुजर रही हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, महिलाओं की स्थिति के लिए कोई पुरुष जिम्मेदार नहीं है। महिलाएं अपनी स्थिति के लिए काफी हद तक खुद जिम्मेदार हैं। महिलाएं वो शक्ति का अपार भंडार है। अगर वो अपनी शक्ति को पहचान ले तो किसी से कम नहीं है, बशर्ते उसे जागरूक होने की जरूरत है, शिक्षित होने की जरूरत है। शिक्षा के अभाव में ही महिलाएं कमजोर निर्बल बनी हुई हैं। कहने के लिए तो हम विधायक बन जाते हैं, सांसद बन जाते हैं, ग्राम सभा की जो छोटी इकाई है प्रधान बन जाते हैं, जिला पंचायत बन जाते हैं, लेकिन अपने अधिकारों की रक्षा कहाँ तक कर पाते हैं? हमें खुद नहीं पता कि हमारे अधिकार क्या है, हमें करना क्या है, गांव का विकास क्या होता है, हमारे शहर का विकास क्या होता है। जब उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता आएगी, शिक्षा आएगी, तभी तो वो अपने अधिकारों को जानेंगे और गाँव के विकास में अपना योगदान देंगे। इसके जिम्मेदार कौन है? बहुत स्वार्थी लोग हैं जो अपने फायदे के लिए महिलाओं को प्रधान या चेयरमैन तो बना देते हैं, लेकिन उन्हें घर में पर्दे के पीछे बिठा देते हैं। सिर्फ तुम्हारा काम एक्शन के मैदान पर था, बाकी हम संभालेंगे। लेकिन ऐसा नहीं। और मैं एक बात समझाती हूँ, जब आपने हिम्मत से इलेक्शन लड़ा है और जीत करके लोगों की आशाएं बनी हो तो अपने गाँव की महिलाओं के लिए काम करें ताकि वो जागरूक हो और अपने गाँव का एक अलग नक्शा बने। और शायद हिंदुस्तान में इंसान पैदा हो कि महिलाओं में वो अपार शक्ति होती है कि अगर वो अपनी सीट आ जाए तो सामने वाला कितना भी मजबूत क्यों न हो उसे घुमाने की ताकत रखती है। ये ताकत कब आएगी? जब हमको एकता आएगी। और एकता कब आएगी? जब हम शिक्षित होंगे। अब के लिए तो स्पेशल में प्रोविजन दिए गए हैं। आर्टिकल 15(1) में उठाकर देख लीजिए, आर्टिकल 16(2) में उठाकर देख लिए, महिलाओं के लिए स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं। यहाँ तक कि आर्टिकल 330 में स्पष्ट प्रोविजन दिया गया है कि जो महिलाएं लोकसभा में प्रतिनिधित्व करती हैं वो 33% होंगी और उनको अपनी बात कहने का और अपने क्षेत्रों के विकास के लिए जो भी कार्य करना है वो हमेशा तत्परता से अपना काम करेंगे। शायद यही वजह है कि हमें अपनी ताकत का, अपने अधिकारों का, अपने मौलिक अधिकारों का ज्ञान नहीं है। इस अज्ञानता के कारण ही हम निर्बल बने हुए हैं, दया की पात्र बने हुए हैं। एक महिला में तो अपार शक्ति होती है, अपार ऊर्जा होती है, क्योंकि सारी जिम्मेदारी एक साथ निभाने की ताकत रखती है। शुरुआत भी देवेंद्र ने ही की थी और उसके बाद उस मशाल जुलूस का ऐसा सिलसिला चला कि जो पूरे देश में चला। कार रैली वो भी गाजियाबाद से ही शुरुआत हुई थी। पहला कार्यक्रम जो हमारे यहाँ से एक किया गया वो भी गाजियाबाद ने किया। रौंदा गया मेरा आत्मविश्वास, कभी अनुशासन के नाम पर रौंदा गया हमारा आत्मविश्वास, और कभी पूर्वाग्रह की जंजीरों में जकड़ा गया हमारा सम्मान, और कभी स्वार्थ की चादर में लिपटे हुए हमारे तथाकथित अपनों का सुमधुर प्यार। इनके विरुद्ध जब भी उठाई है हमने आवाज़, इनके विरुद्ध जब भी उठाई है हमने आवाज़, टूट गया है हमारे
हर उस खास रिश्ते का संसार। टूट गया है हमारे हर उस खास रिश्ते का संसार। क्या छलावा बन गई है हमारी नियति? क्या छलावा बन गई है हमारी नियति? या बाकी है अभी हम में थोड़ा सा आत्मविश्वास? या बाकी है अभी हम में थोड़ा सा आत्मविश्वास? अपनी परछाई भी नहीं जब साथ देने को तैयार, लगाकर अपने अस्तित्व के प्रश्नों पर पूर्ण विराम, लगाकर अपने अस्तित्व के प्रश्नों पर पूर्ण विराम, बनाना होगा अपने तन और मन को वज्र का, बनाना होगा अपने तन और मन को वज्र का। अब निरंतर संघर्ष ही बनेगा हमारे जीवन का आधार। अब निरंतर संघर्ष ही बनेगा हमारे जीवन का आधार। थैंक यू फ्रेंड्स। बैठ जाओ, खड़े ना हो। सब बैठे रहें आराम से। आगे जो भी लोग हैं सब बैठ जाएं। देखो आपके फोटो बनाने के चक्कर में ये व्यवस्था खराब हो जाएगी। आगे के जो लोग हैं सब बैठ जाएं। हमारी ये सारी गड़बड़ हो जाएगी, ये गलत बात है भाई साहब। हम लोग नहीं व्यवस्था बनाएंगे तो कौन बनाएगा? बैठो, बैठ जाओ। सब पीछे से खड़े हो जाएंगे, क्या फायदा है? बैठ जाओ बस। आप लोग भाई साहब बैठ जाए प्लीज। एक मिनट। बढ़िया भाई। हेलो। बहुत बड़ी कुमार भाई हमारे बीच में आ चुके हैं। बहुत बेसब्री से कुमार भाई की और जुड़ा, जो अपने कर्म क्षेत्र पे चरम पे था, जिसका अपना एक नाम था, जो सेलिब्रिटी स्टेटस एंजॉय करता था, वो कुमार विश्वास भाई ने इस आंदोलन में अन्ना के साथ आके गई थी। मुझको भी लगा कि कहीं ना कहीं 1947 में हमने राजनीतिक स्वतंत्रता तो प्राप्त की थी, लेकिन एक जो सामाजिक क्रांति को चलते रहना था, वो सामाजिक क्रांति 1947 में रुक गई थी। और शायद उसी से हम लोग आजादी चाहते हैं। महिलाओं की आधी आबादी होती है संसार में, भारतवर्ष में भी आधी आबादी है। और बगैर आधी आबादी को आप बराबरी और समानता का दर्जा दिए बिना किसी देश की या विश्व की कल्पना नहीं की जा सकती। यदि किसी देश की, भारत की आप विकास की कल्पना करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको अपनी आधी आबादी को, मातृशक्ति को भी सम्मान की नजरों से और उसको समता की नजरों से बराबरी का आपको दर्जा देना पड़ेगा। मैं कहना चाहता हूं कि मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कहा है कि ये एक पूर्ण धारणाएं बन गई है कहीं ना कहीं, और महिलाएं भी इससे कहीं ना कहीं पीड़ित हो गई हैं। और उन्होंने भी अपने अंदर एक पूर्ण धारणा ये बना ली है कि महिलाएं कमजोर हैं, महिलाएं पुरुषों की तरह सोच नहीं सकती, महिला पुरुषों की तरह कार्य नहीं कर सकती, महिला पुरुषों की तरह राजनीतिक आंदोलन में भाग नहीं ले सकती। मैं आपसे भी सभी चाहता हूं, अपनी मातृशक्ति से भी चाहता हूं कि ये पूर्ण धारणा जो आपके मन में बनी है, आपको भी इससे छुटकारा पाना पड़ेगा। इतिहास का बहुत सा वर्णन यहाँ किया गया है, उन्हीं को मैं भी जोड़ता हूँ। यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई का भी वर्णन किया गया है। और मैं बादल मंच और आप सभी को कहना चाहता हूं कि दुनिया के इतिहास को उठाकर देख लीजिए, आपको एक भी बहादुरी की ऐसी मिसाल नहीं बनेगी जहां छाती पे छत्र और पीठ पे पुत्र, हाथ में तलवार लेकर कोई नारी शक्ति जो है रण के मैदान में कूद गई। रुके न जो, रुके न जो, रुके न जो, झुके न जो, दबे न जो, मिटे न जो, हम वो इनकलाब है, जुल्म का जवाब है, हर शहीद का गरीब का हमें तो ख्वाब है। रुके न जो, रुके न जो, लड़ रहे हैं इसलिए कि प्यार जग में जी सके, प्यार जग में जी सके, प्यार जग में जी सके। ये आदमी का खून कोई आदमी न पी सके, आदमी न पी सके, आदमी न पी सके। मालिकों मालिकों मजूर के, नौकरों हजूर के, फर्क को मिटाएंगे, समानता को लाएंगे। रुके न जो, रुके न जो, रुके न जो, झुके न जो, दबे न
रुके न जो, रुके न जो। इस पूरे 11 महीने के दौरान संगठन निर्माण जब हमने शुरू किया, हम ये मानते हैं नोएडा और गाजियाबाद में तो हमारे पास कुछ संख्या में महिलाएं थीं, लेकिन जो जिला मैनपुरी, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और शामली, ये वो जिले थे जो कि हमेशा मुझे चिंता देते थे। और मैं ये समझ नहीं पाती थी कि यहाँ पे हम महिलाओं को बाहर निकाल के संगठन किस तरह से बना पाएंगे। कई बार ऐसा हुआ इस 1 साल के दौरान कि मुझे लगा कि ये काम मैं नहीं कर पाऊंगी, परेशान भी हुई। कई बार ये लगा कि छोड़ दी, हो नहीं पाएगा, छोड़ना पड़ेगा। ऐसे समय में मैं आपको यहाँ एक चीज और आप लोगों के साथ साझा करना चाहूंगी कि हमारे नेतृत्व के अंदर एक विशेषता और है। जब सब कुछ सही होता है, बहुत अच्छा होता है, तो वो कई बार हमारे मैसेजेस के जवाब देते हैं, नहीं देते हैं, हमारे फोन उठाते हैं, नहीं उठाते हैं। लेकिन जब आप परेशान होते हैं, जब आपको लगता है कि आपको उनके नेतृत्व की, उनके मार्गदर्शन की जरूरत है, तो यकीन मानिए कि वो आधी रात में भी आपकी बात सुन सकते हैं। हम वार्ड लेवल तक जाने की पूरी प्रयास करेंगे। मेरी बहुत सी महिला साथी अभी पहले बोल भी रही थी, जैसे संध्या जी कहती हैं, ममतेश जी कहती हैं, रत्नेश जी कहती हैं, बहुत सारी हमारी जो महिला अध्यक्ष हैं उनसे कहती हैं कि डॉक्टर साहब, डॉक्टर छवि मैम, आप हमारी ताकत हैं। मैं आज आप लोगों से यहाँ इस मंच से, जहाँ हमारा पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश बैठा है, ये कहना चाहूँगी कि आप हमारी ताकत हैं, आप आम आदमी की ताकत हैं, आप आम आदमी पार्टी की ताकत है, अरविंद जी की ताकत है, कुमार भैया की ताकत है और संजय जी की ताकत है। ताकत आप हैं। भारत माता की, भारत माता की। मंच पे मुझे मालूम है सुबह से आप इस धूप में बैठे हैं, ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, लेकिन कुछ बातों पे संगठन निर्माण पे चर्चा चल रही है तो उसकी ओर जरूर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। पिछले 4 वर्षों में जब से इंडिया अगेंस्ट करप्शन का आंदोलन शुरू हुआ, उत्तर प्रदेश के हर जिले में आंदोलन के दौरान भी संगठन था, पार्टी बनने के बाद भी संगठन था, लेकिन गाजियाबाद कई कारणों से हमारे लिए महत्वपूर्ण था कि जब अन्ना जी के आंदोलन में जनता इकट्ठा करने की बात होती थी तो मुझे याद है कि गाजियाबाद के साथियों के साथ कहीं इंजीनियरिंग कॉलेज में, कहीं मेडिकल कॉलेज में जा के हम लोग सभाएं करते थे, पर्चे बांटते थे, लोगों को प्रेरित करते थे। गाजियाबाद के लोगों ने जंतर मंतर के अन्ना हजारे को आंदोलन को सफल बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है, ये मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। की तरह प्रचंड बहुमत की सरकार पंजाब में बनने जा रही है। दूसरा, पिछले 3-4 महीनों से गोवा एक छोटा राज्य है तो उसके बारे में भी चर्चा चल रही है कि वहां चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए। उत्तराखंड में भी बहुत अच्छी तरह से संगठन का निर्माण हुआ है। भाई विवेक यादव जी ने जाके वहां अच्छा काम किया है, वहां के बारे में भी चर्चा चल रही है। उत्तर प्रदेश में भी आप लोगों ने आंदोलन भी किया, संगठन का निर्माण भी किया। पिछले 1 साल से लगातार दिन रात आप मेहनत कर रहे हैं। इन सारी बातों का ध्यान में रखते हुए, इन सारी बातों पे विचार करते हुए आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश के बारे में भी हम लोग फैसला करेंगे, चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है। लेकिन दोनों परिस्थितियों में आपसे एक आश्वासन मांगना चाहता हूं, आपसे एक वादा चाहता हूं कि पार्टी का निर्णय चाहे जो हो, जब हम इस आंदोलन में आए थे तो हम विधायक बनने के लिए नहीं आए थे, हम सांसद बनने के लिए नहीं आए थे, हम मंत्री और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं आए थे। देश के राजनीतिज्ञों ने हमें मजबूर किया और कहा कानून बनाना है तो लोकसभा में आओ, कानून बनाना है तो विधानसभा में आओ। और पहली बार हम लोगों ने तय किया दिल्ली की विधानसभा का चुनाव लड़ने का। दिल्ली की विधानसभा का चुनाव हम लड़े और दिल्ली में हमने अपनी सरकार बनाई, जन लोकपाल कानून पास किया। थी 430 सीटों पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव हम लोग लड़े। लेकिन आप परिवार के लोग हो, आपके बीच बताने में कोई संकोच नहीं है कि 430 में से 409 जगहों पे हमारी जमानतें जब्त हो गई। और जब जमानत जब्त हुई
तो बहुत सारे मित्र भी फोन उठाना बंद कर दिए थे, बहुत सारे समर्थक भी फोन उठाना बंद कर दिए थे। कांग्रेस वाले कहते थे ये जमानत जब्त पार्टी है, बीजेपी वाले कहते थे ये जमानत जब्त पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के लोग तो यहां तक कहते थे कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का अस्तित्व समाप्त हो गया। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं दिल्ली के कार्यकर्ताओं को, उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं को, हरियाणा के कार्यकर्ताओं को, पंजाब के कार्यकर्ताओं को, पूरे देश के कार्यकर्ताओं ने उस कड़ी चुनौती को स्वीकार किया। और नरेंद्र मोदी जब अपनी पूरी तरीके से अपनी जीत के रथ को लेकर आगे चल रहे थे, विजय रथ को लेकर आगे चल रहे थे, 282 सीट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीत के आए थे, हरियाणा जीत के आए थे, महाराष्ट्र जीत के आए थे, झारखंड जीत के आए थे, जम्मू कश्मीर में 25 सीटें जीत चुके थे। जब इतनी बड़ी जीत लेके आए थे तो आपकी ताकत की बदौलत दिल्ली में 70 में से 67 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में गई। गलतफहमी मत पालिएगा कि हम कोई भगत सिंह जैसे हो गए या सुखदेव जैसे हो गए या राजगुरु जैसे हो गए। कई बार हमारे कार्यकर्ता बड़े उत्साह में कहते हैं हमने बड़ा योगदान दिया है समाज के लिए। संजय सिंह जी तो दिन रात मरे जा रहे हैं पार्टी के लिए। बिल्कुल नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी है। इस मादरे वतन पे अगर हमने जन्म लिया है, अगर इस मिट्टी में हमने जन्म लिया है, अगर हम भारत माता की जय लगाते हैं, तो इस भारत की धरती पर अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो हमको चैन से सोने का हक नहीं है, उसके खिलाफ मिलकर आवाज उठानी पड़ेगी। से ये कहना चाहता हूं कि आज जो सरकार केंद्र के अंदर चल रही है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, वो नफरत फैलाने वाली सरकार है। वो हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को हिंदू से लड़ाने वाली सरकार है। बागपत से आते हैं सोमेंद्र ढाका जी, इनके बगल में ही मुजफ्फरनगर में क्या क्या हुआ सारे लोग जानते हैं। अभी चुनाव फिर आने वाला है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी चुनौती होगी। भाजपाइयों को अब फिर से राम मंदिर की याद आ गई। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। पूछ रहे कहां बनाएंगे, कहीं डेट नहीं बताएंगे। मोदी जी हैं ठाट में, रामलला है टाट में। जाके देख लीजिए अयोध्या में किस हालत में पहुंचा दिया रामलला को। अच्छे खासे पक्के इमारत में थे मंदिर में, उसको तोड़ के टाट पट्टी में पहुंचा दिया। 15-15 लाख सबके खाते में आना था, नहीं आया। और बाद में कह दिया है तो जुमला बोल रहे थे। 1,05,000 रुपए एक किसान का बाकी था सतना में। राम भाऊ, वो राम भाऊ नाम का किसान पेड़ पे चढ़ के आत्महत्या कर लेता है। और विजय माल्या जो 9,000 करोड़ रुपए 17 बैंकों से कर्ज लेता है, वो हवाई जहाज में बैठ के लंदन पहुंच जाता है। आम आदमी पार्टी इस व्यवस्था का विरोध करने के लिए आई है। मैं गया था बागपत सोमेंद्र ढाका के साथ। बागपत वो इलाका है जो चौधरी चरण सिंह जी का इलाका है। जिस चौधरी चरण सिंह जी ने नारा दिया था, देश की तरक्की का रास्ता किसानों के खेत और खलियानों से जाता है। उस बागपत में किसान ने आत्महत्या की थी। मैं गया था मेरठ में किसान ने आत्महत्या की थी। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश सबसे समृद्धशाली माना जाता था किसानों के लिए, आज वहां पे किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। चीनी मिल वाले लाखों लाख रुपए बकाया है, करोड़ों रुपए बकाया है, वो भुगतान करने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। लेकिन अगर 10,000 रुपए भी किसी किसान का बाकी है, आम आदमी का बाकी है, तो मुलायम सिंह का तहसीलदार, अखिलेश यादव का तहसीलदार कॉलर पकड़ के उसको थाने में बंद कर देता है। हम इंसेंटिव, सब्सिडी, अंग्रेजी का शब्द बोल के 1,11,000 करोड़ रुपए माफ कर दिया। लेकिन जहां आम आदमी की बात आती है, जहां 20,000 का कर्ज लेने वाला किसान है, आम आदमी है, वो मरने के लिए मजबूर है। जो बेटी की शादी के लिए कर्जा लेता है, जो बच्चे की पढ़ाई के लिए कर्जा लेता है, जो अपना घर बनाने के लिए कर्जा लेता है, आज वो मरने के लिए मजबूर है। आम आदमी पार्टी की जिम्मेदारी है, हम इनकी लड़ाई को उत्तर प्रदेश की धरती पर मजबूती के साथ लड़ेंगे, इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे और इन
इन सरकारों को बेनकाब करने का काम है। आम आदमी पार्टी की जिम्मेदारी है हम इनकी लड़ाई को उत्तर प्रदेश की धरती पर मजबूती के साथ लड़ेंगे, इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे और इन सरकारों को बेनकाब करने का काम करेंगे। ये हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। मैं अंत में सिर्फ इतना कहते हुए कि आपके कंधों पर ये जो जिम्मेदारी है आम आदमी पार्टी की, संगठन की, उत्तर प्रदेश को बदलने की, इस लड़ाई को हम लोग निरंतर जारी रखेंगे, इस संघर्ष को हम जारी रखेंगे। आज के सियासत करने वाले बेईमान और सत्ता में बैठे हुए लोगों से जंग अभी और लड़नी है, संघर्ष अभी और करना है, क्योंकि इनके बारे में कवि यमुना प्रसाद उपाध्याय जी ने लिखा कि नदी के घाट पर अगर ये सियासी लोग बस जाएं, नदी के घाट पे अगर ये सियासी लोग बस जाएं तो प्यासे होंठ एक एक बूंद पानी को तरस जाएं। गनीमत है कि मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती, वरना सारे के सारे बादल इनके खेतों में बरस जाएं। ऐसे बेईमान बैठे हैं इस देश की सत्ता पे, इनसे लड़ने के लिए हमको एकजुट होना है। महिलाएं, माताएं, बहनें, आपकी जो शक्ति है वो हमको भी प्रेरित करती है आगे बढ़ने के लिए और संघर्ष करने के लिए। जंतर मंतर पे जितने आंदोलन हुए, मैं पूरे फक्र के साथ, गर्व के साथ कह रहा हूं, अगर लाठी खाने वालों में, जेल जाने वालों में सबसे ज्यादा संख्या अन्ना के आंदोलन में और उसके बाद के आंदोलन में रही है तो महिलाओं की रही है। इस बात की प्रमाण है, कोई झूठ नहीं बोल रहा हूं। सबसे 200 पुलिस वालों के बीच में नुक्कड़ नाटक की टीम लेके कौन पहुंची थी? कौन? जोर से बोलिए। संतोष कोहली। जाके फेसबुक पे या गूगल पे उसकी फोटो देख लेना। वो 250 पुलिस वाले हथियार बंद लाठी और बंदूक लेके खड़े हुए थे और ऐसे करके वो नारा लगा रही थी, इंकलाब जिंदाबाद। वो है आपकी शक्ति, याद रखना। इसलिए आपको इस लड़ाई में कंधे से कंधा मिला के चलना है। आज के महिला सम्मेलन के लिए अलग अलग जिलों से, गाजियाबाद से,